हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे इग्नू का एक और नया कोर्स जिसका कोड है MPCE 011 और ये है साइकोपैथोलॉजी के ऊपर, जिसका पहला यूनिट है फाउंडेशंस ऑफ साइकोपैथोलॉजी, जो कि ब्लॉक 1 है उसका। और ब्लॉक 1 में हम पढ़ेंगे कि ब्रीफ हिस्ट्री क्या है साइकोपैथोलॉजी की। तो साइकोपैथोलॉजी ये जो आपका कोर्स है, इसका मतलब होता है कि जब हम मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर बात करते हैं या हम मेंटल इलनेस की स्टडी करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड साइकोपैथोलॉजी। तो इन्होंने हिस्ट्री से ही शुरुआत करी हुई है कि पहले जब मेंटल प्रॉब्लम्स हुआ करती थी लोगों को, या मेंटल डिसऑर्डर्स या मेंटल इलनेस, जब उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि इस तरह की भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हिस्टोरिकली उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाता था, क्या सोचा जाता था और कैसे उनका इलाज किया जाता था। तो हिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे कि साइकोपैथोलॉजी जो है उसकी शुरुआत कैसे हुई और धीरे धीरे कैसे समझ में आना शुरू हुआ कि ये भी एक तरह की प्रॉब्लम होती है। जैसे फिजिकल इलनेस हो सकती है, वैसे ही मेंटल इलनेस भी हो सकती है और इसको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है मेडिकली। तो लेट्स स्टार्ट विद द यूनिट 1, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी। इसमें ये स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, जहाँ पे हम एंशियंट सुपरनैचुरल बिलीव्स की बात करेंगे, क्योंकि पहले जैसे कि आपने सुना भी होगा कि मेंटल इलनेस वगैरह को ये मान लिया जाता था कि किसी को भूत प्रेत ने पकड़ लिया है या उस तरह की कोई प्रॉब्लम हो गई है, पोजेशन हो गया है, डिमोनोलॉजी, उन चीज़ों से रिलेट कर लिया जाता था, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता था कि मेंटल इलनेसेस भी हो सकती हैं। आज के टाइम पे भी जहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इतनी लिटरेसी लेवल नहीं है, वहाँ पे अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है तो अभी भी लोगों को यही डाउट होता है कि हो सकता है इसके अंदर कोई भूत है या उस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये शुरुआत से हिस्टोरिकली भी यही चीज़ें होती थी। फिर धीरे धीरे थोड़े से फिलोसोफर्स वगैरह जब आए, वो अपनी एजुकेशन से, अपनी नॉलेज से उन्होंने लोगों को ये समझाना शुरू किया कि इनके पीछे कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। तो वहाँ पे हिप्पोक्रेटिस और गैलन, इन लोगों ने काफ़ी अच्छी चीज़ें लोगों को बताई। फिर उसके बाद, क्योंकि मेंटल स्टेट तक तब भी नहीं बात पहुंची थी, अभी भी वो फिजिकल स्टेट तक ही थी, तो बायोलॉजिकली की बात होती थी। धीरे धीरे बाद में और ज़्यादा 20वीं सेंचुरी में और ज़्यादा स्टडीज़ होने लगी और ये देखा गया कि ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ फिजिकली ही हो सकता है कि दिमाग से रिलेटेड भी कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ इलनेस हो सकती हैं। तो वहाँ पे शुरुआत हुई थी फिर साइकोलॉजी की, तो जहाँ पे फिजिकल से लेके ये लोग मेंटल इलनेस तक आए और ये देखने लगे कि ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ बॉडी को ही ट्रीट करना है। ये हो सकता है कि मेंटल प्रॉब्लम हो, लोगों से बातचीत करके, उनकी मन की बातें सुन के, उनकी जो स्ट्रेस है, उनका टेंशन है, उसके बारे में पूछ के भी उनकी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उससे उनको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दे के, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे के भी उनको हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें साइकोलॉजिकली है, माइंड से रिलेटेड है। तो ये समझ काफ़ी देर बाद आनी शुरू हुई लोगों को, तब फिर हमारी साइकोलॉजिकल अप्रोचेज आनी शुरू हुई, जैसे साइकोएनालिटिक सिगमंड फ्रॉइड की बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी थेरेपी, जहाँ पे वो जस्ट बात करते थे अपने क्लाइंट्स के साथ। देन बहुत अलग अलग टाइप की बिहेवियरिस्ट अप्रोच आई, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आई, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हिस्ट्री में ये पूरा आपको बता रहे हैं कि कैसे बिल्कुल ही डिमोनोलॉजी यानी कि स्पिरिचुअल उसको रीजंस को मानते थे पहले, फिर बायोलॉजिकल पे आए और बायोलॉजिकल से फिर मेंटल, रियल जो प्रॉब्लम है मेंटल इलनेस, उसके ऊपर लोगों का ध्यान जाना शुरू हुआ कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इंट्रोडक्शन में इट इज सेइंग कि थ्रू आउट द हिस्ट्री ह्यूमन सिविलाइजेशंस के काफ़ी डिफरेंट व्यूज़ रहे हैं मेंटल डिसऑर्डर्स को लेके, और एक्चुअली वो मेंटल डिसऑर्डर माने भी नहीं जाते थे। वो एक ये मान लिया जाता था कि शायद कुछ और गड़बड़ हो गई है इसके साथ, जो इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, या वो इतने और तरीके से, नॉर्मल तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इस एक्सप्लेनेशन को सर्च करने के लिए कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों हो रहा है, इसको एबनॉर्मल बिहेवियर जैसे कि बोला जाता है कि नॉर्मली नहीं बिहेव कर रहा है, कोई एबनॉर्मल बिहेवियर है, एंशियंट टाइम से ही ये चलता आ रहा है, जहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्यों कोई एबनॉर्मली बिहेव करता है। तो देर हैव ऑल्सो बीन अ नंबर ऑफ अप्रोचेज टू ट्रीट दिस मेंटल डिसऑर्डर्स और साइकोपैथोलॉजीज। तो मेंटल डिसऑर्डर्स को ही साइकोपैथोलॉजीज बोलते हैं, कि बहुत तरीकों से लोगों ने ट्राई किया, अलग अलग तरीकों से एंशियंट टाइम से, कि कैसे इनको ट्रीट किया जा सके। कई बार वो तरीके बहुत टॉर्चरस भी होते थे और गलत भी होते थे। एंशियंट बिलीव्स एट्रीब्यूटेड एबनॉर्मल बिहेवियर टू द डिसफेवर ऑफ अ सुपर पावर। तो जो बहुत ही एंशियंट बिलीव्स थे, बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम तो ये मानते थे कि कोई सुपर नेचुरल पावर है,
या डीमंस का मिसचीफ है, कोई शैतान है इसके पीछे जो परेशान कर रहा है। फिर दूसरी जो स्ट्रीम आई, दे स्टार्टेड एट्रीब्यूटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स टू सम फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन। फिजियोलॉजिकल मतलब जैसे मैंने बोला बायोलॉजिकल। तो बाद में जो दूसरा जनरेशन आया उन्होंने बोला कि नहीं ये सुपर नेचुरल नहीं है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब बॉडी में कोई डिसफंक्शन हो जाता है या कोई हमारे बॉडी के बायोकेमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। दिस वॉज ओनली लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी जब साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आई। अर्लियर 20th सेंचुरी थी, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन आई कि हम नेचर, इटियोलॉजी, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर बिगेन टू बी कॉन्सेप्चुलाइज। तो ये चीज़ें यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन में इन्होंने बोले कि हम ये सब पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे एंशियंट सुपरनैचुरल बिलीफ के साथ कि सबसे पहले सबसे पुरानी हिस्ट्री में क्या माना जाता था कि मेंटल प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, इसका क्या रीज़न है। तो देर हैव ऑल्सो बीन अ नंबर ऑफ अप्रोचेज टू ट्रीट दिस मेंटल डिसऑर्डर्स। तो एंशियंट बिलीव एट्रीब्यूटेड एबनॉर्मल बिहेवियर टू द डिसफेवर ऑफ सुपरनैचुरल पावर, जैसे कि ऊपर भी हमने पढ़ा, and mischief of demons. A second stream of belief started attributing mental disorders to some physiological dysfunction. तो इन्होंने बात करी हुई है सेम यहाँ पे कि पहले से जो सबसे पुरानी हिस्ट्री में हम देखें तो मेंटल प्रॉब्लम्स या एबनॉर्मल बिहेवियर को किससे रिलेट करते थे, सुपरनैचुरल पावर से। और सुपरनैचुरल मैजिक जैसे कहते हैं ना ब्लैक मैजिक वगैरह होता है, वैसे सुपरनैचुरल मैजिक हो गया, इविल स्पिरिट्स हो गई, डीमंस हो गए। कई बार मून और स्टार से भी रिलेट कर देते थे कि मून की वजह से फुल मून का इफेक्ट है, फुल मून हो गया है इसलिए इसके ऊपर इस तरह के इफेक्ट पड़ रहे हैं कि अब नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, या स्टार्स का कोई इफेक्ट है। तो बहुत ज़्यादा सुपरनैचुरल था। एंड वो ये मानते थे कि जो भी इनकी जो भी प्रॉब्लम हो रही है या जो ये एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ये इनकी बॉडी से बाहर कोई चीज़ है जो इनको कंट्रोल कर रही है। दीज एजेंट्स इंक्लूडेड सुपरनैचुरल एंटिटीज। सुपरनैचुरल एंटिटीज जैसे डिवाइनिटीज भी हो सकते थे, इसमें ज़रूरी नहीं कि शैतान ही हो, भगवान का भी रोल मान लिया जाता था कि हो सकता है कि भगवान इनके अंदर आ गए हों। डिवाइनिटीज हो सकते थे, डीमंस हो सकते थे, स्पिरिट हो सकती थी। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में स्टार, मून और मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जो भी मतलब बॉडी से बाहर की कोई चीज़ है एनवायरनमेंट में जो उनको कंट्रोल कर रही है। तो विच क्राफ्ट एंड डिमोनोलॉजी का क्या मतलब है यहाँ पे कि व्हेन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स वर सपोज टू बी पोजेस्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैजिकल इविल स्पिरिट्स एंड डीमंस। मतलब किसी मैजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैजिक कर दिया, जादू टोना कर दिया, या कोई इविल स्पिरिट आ गई, या कोई डीमन उसमें हो गया, तो ये रीज़न मान लिया जाता था। एक्सेसिव स्पिरिचुअल बिहेवियर वर एट्रीब्यूटेड टू होली स्पिरिट्स एंड वाइल डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर वर थॉट टू बी कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट्स। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गया, स्पिरिचुअल मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल टाइप का हो गया या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला गया, तो उसको मानते थे कि वो अच्छी आत्मा है उसके अंदर। और अगर बहुत ही ज़्यादा कोई ख़राब हरकतें कर रहा है, कोई डिस्ट्रक्टिव डैमेजिंग हरकतें कर रहा है, चीज़ों को तोड़ रहा है, वो मान लेते थे कि उसमें कोई डिमोनिक या इविल स्पिरिट है। इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती थी, पनिशमेंट लाइक चेनिंग देम। एक तो ये कि चेन, उनको चेन बांध दी जाती थी ताकि ये चीज़ें खराब ना कर सकें, उनको केजेस में रख दिया जाता था। हॉरिबल रिचुअल होते थे जिसमें बोरिंग अ होल इन द स्कल, तो ये वाला बहुत फेमस था कि स्कल में होल कर देते थे, वो ये सोच के कि उस होल से वो स्पिरिट बाहर निकल जाएगी और ये ठीक हो जाएगा। तो या तो चेन से बांध दिया, या केज में पिंजरे में बंद कर दिया, या उसके स्कल में होल कर दिया। These victims were, after going through an unfair trial, were condemned as witches or demons and were burned alive or hanged. इवन आफ्टर इनके साथ ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी इनको विचेस और डीमंस डिक्लेयर कर दिया जाता था कि ये लोग जो हैं ये विच हैं, डीमन है, ये खुद ही शैतान है, ये लोग खुद ही जो है वो विचेस हैं, तो उनको बाद में जला दिया जाता था जिंदा। तो एक तरीके से ये बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट इन लोगों के साथ होती थी, ये मान के कि इनके अंदर कोई सुपरनैचुरल बैड स्पिरिट है। और इलाज करते भी थे, बहुत टॉर्चर्स तरीके से ट्रीट करते थे, लेकिन उसके बाद भी इनको जिंदा नहीं रखा जाता था, उनको जला दिया जाता था, ये बोल के कि दे आर नॉट ह्यूमंस, वो ह्यूमंस नहीं है। ठीक है, तो विच क्राफ्ट एंड डिमोनोलॉजी में तो ये था। फिर मून स्टार में देखा गया कि एक तो लूना जो वर्ड है, लैटिन वर्ड है जो जिसको मून को लूना बोलते हैं लैटिन में। तो दिस इंस्पायर्ड पीपल टू यूज द वर्ड लूनाटिक। और आपने सुना होगा कि लूनाटिक जो वर्ड है एक स्लैंग की तरह यूज होता है, जो एबनॉर्मल पीपल के लिए बोलते हैं कि ही इज बिहेविंग लाइक अ लूनाटिक,
कि मतलब पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, उस तरीके से बोलने के लिए बोला जाता है लूनाटिक। एक कॉमनली एक स्लैंग की तरह यूज़ करते हैं। एबनॉर्मल लोगों के लिए बोला जाता है, वो इसलिए क्योंकि लूनाटिक वर्ड लूना से आया है और लूना का मतलब होता है मून। तो मून का इफेक्ट उन लोगों पे होता होगा, ऐसा मान लिया जाता था जो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। दैट इज वाई वो लूनाटिक हो जाते हैं, विच इज एबनॉर्मल। According to this notion, the movement of the full moon and the star have an effect on the behavior of people, and the view is reflected by the followers of astrology। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा मानते थे उनको लगता था ऐसा कि फुल मून और स्टार की वजह से लोग जो है वो एबनॉर्मल बिहेव करते हैं। फिर मास हिस्टीरिया में भी एक जो थी वो एक तरीका, एक वो था, एक्सप्लेनेशन था इन चीज़ों का, मास हिस्टीरिया, जहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ एन इमोशन सीम्स टू स्प्रेड टू दोज इन द सराउंडिंग्स अराउंड। मतलब कि जो उन लोगों के साथ रहेगा उन सबको वो प्रॉब्लम सेम तरह की हो जाएगी। मतलब एक को कोई अगर मेंटल प्रॉब्लम है, इलनेस है, तो उसके आसपास के जितने लोग हैं उनको भी वो सेम चीज़ हो जाती है। If an individual is frightened and sad, this feeling and experience spread to nearby people। तो अगर मान लो कोई बहुत डरा हुआ इंडिविजुअल है या कोई बहुत डिप्रेस है, तो उसके आसपास जितने भी लोग होंगे वो सब भी वैसे ही हो जाएंगे, उनको भी डिप्रेशन हो जाएगा, वो भी डरे हुए हो जाएंगे। उसको बोलते हैं मास हिस्टीरिया। तो इससे क्या होता था कि पैनिक हो जाता था पूरी कम्युनिटी में कि मतलब हमें भी हो जाएगा, डर के मारे कि किसी के घर में कुछ हो गया तो उसके घर वाले और उसके नेबर सारे डरने लग जाते थे कि हमें भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। और उस वजह से ये सच में लोग जो हैं वो इस चीज़ से अफेक्ट होना शुरू हो जाते थे। द सुपर नेचुरल मॉडल इज स्टिल पॉपुलर एंड यूज इन अंडर डेवलप्ड कल्चर। अभी भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है और जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है, जहाँ पे लोग इन चीज़ों को मेंटल इलनेस नहीं मानते, वहाँ पे भी इन चीज़ों, अभी भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि मास हिस्टीरिया हो सकता है, एक दूसरे से ये प्रॉब्लम हो सकती है। और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाया जाता ये, क्योंकि वो इस चीज़ को बिल्कुल वैल्यू ही नहीं देते कि ये भी एक मेंटल इलनेस हो सकती है। पीपल स्टिल लुक टुवर्ड्स मैजिक एंड रिचुअल परफॉर्म बाय होली पर्सन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो आज के टाइम पे भी इतना एडवांसमेंट आने के बाद भी आप लोग भी जानते हैं कि हमारे कल्चर में भी और बहुत सारी जगहों पे भी आज भी लोग इस तरह की प्रॉब्लम्स को ट्रीट कराने के लिए रेदर देन डॉक्टर वो पंडित के पास या वो मंदिरों में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये एंशियंट टाइम से चला तो आ रहा है, पर ये अभी भी 100% पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी लोगों का बिलीफ जो है डॉक्टर से ज़्यादा सुपर नेचुरल चीज़ों पे होता है। तो ये माना जाता था एबनॉर्मल बिहेवियर का रीज़न। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद दिस, जिसमें हम पढ़ेंगे कि फिर बायोलॉजिकल मॉडल्स क्या आए थे बाद में, जब सुपर नेचुरल बिलीफ कम होना शुरू हुआ तो बायोलॉजिकल मॉडल में क्या चीज़ें उनको लगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।